तो तालू के साथ अपनी जिह्वा को स्पर्श करके रखेंगे, नथुनों को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, कमर गर्दन सीधी करके चिन को स्लाइटली डाउन रखेंगे। इससे क्या होगा, प्राणिक मूवमेंट बड़ी कंफर्टेबल होगी, आसानी से आप इसको महसूस कर पाएंगे एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन को। दोस्तों तब आप मेडिटेटिव स्टेट में भी जा सकते हैं। आप 120 स्ट्रोक जब करेंगे उसके बाद आप कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत और कॉन्सेंट्रेटेड अपने माइंड को यहाँ पर रखेंगे और कुछ देर बिल्कुल स्थिर बैठेंगे। आप देखेंगे कि वो फ्लो ऑफ अवेयरनेस बनने की वजह से आपकी बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी का संचार होगा और आपको लगेगा कि सिर्फ कपालभाति किया और एकदम ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ गया। तो वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, आपका माइंड मेडिटेटिव स्टेट में भी चला जाता है कपालभाति करने से। नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम के बारे में। ये बहुत ही लाभकारी है, ये सबको पता है। ये बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है, सबको पता है। लेकिन फिर भी कई बार हमें इसके पूरे लाभ नहीं मिल पाते, इतना इफेक्टिवली हम इसे कर नहीं पाते। तो ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो अवॉइड करके, और क्या सही चीज़ें हैं जो करके हम इस प्राणायाम के पूरे लाभ ले सकते हैं। इसे कितनी बार करना है, कैसे करना है, कितने स्ट्रोक्स होने चाहिए, कैसे प्रोग्रेस करना है कपालभाति में, और कपालभाति करने से पहले क्या होना चाहिए, कौन सा आसन इसके लिए सबसे बेस्ट है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे ताकि हम बिना किसी गलती के कपालभाति को ठीक से कर पाएँ और पूरे लाभ ले पाएँ। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी प्रैक्टिस में इसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे हठ योग के हिसाब से 3 तरह के कपालभाति बताए गए हैं। एक है वात क्रम, एक है व्युत क्रम, एक है शीत क्रम। तो ये 3 तरह के जो कपालभाति हैं, ये पार्ट हैं षट क्रम के, शुद्धि क्रिया के। हमारे योगिक टेक्स्ट के हिसाब से प्राणायाम में उतरने से पहले, प्राणायाम प्रैक्टिस करने से पहले हमें अपनी बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। वात पित्त कफ का बैलेंस क्रिएट करना होता है। ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए षट क्रम का अभ्यास किया जाता है। बॉडी को शुद्ध करने के लिए अलग अलग प्रैक्टिस की जाती हैं, जैसे कि कपालभाति उसमें से एक है। तो कपालभाति शुद्धि क्रिया का पार्ट है, षट क्रम का पार्ट है। लेकिन कपालभाति के भी 3 हिस्से हैं, वात क्रम, व्युत क्रम, शीत क्रम। तो वात क्रम जो है, इसको ज्यादातर कपालभाति प्राणायाम हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें वायु इन्वॉल्व है, हम सांस के साथ कुछ क्रिया कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी 2 हैं, व्युत क्रम और शीत क्रम, ये प्रॉपर शुद्धि क्रिया का हिस्सा है। इसमें व्युत क्रम में क्या होता है, हम जल लेते हैं और नासिका से जल को अंदर लेने के बाद मुख से बाहर छोड़ देते हैं। और शीत क्रम में क्या होता है, हम जल को मुंह में भरते हैं और नासिका से जल को बाहर छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, जो भी म्यूकस फॉर्मेशन है, तो जो भी बलगम हमारे शरीर में, हमारे साइनस एरिया में इकट्ठी हो गई है, उसको हम बाहर फेंक देते हैं। लेकिन यही फायदे हमें वात क्रम कपालभाति में भी होते हैं। लेकिन वात क्रम और ज़्यादा प्रभावी है, उसके कई ज़्यादा सटल बेनिफिट्स भी होते हैं, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में आगे जाकर के भी करेंगे। तो दोस्तों कपालभाति से पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, एकदम एम्प्टी स्टमक के साथ ही आपको कपालभाति करना चाहिए। तो कपालभाति से पहले आप पेट अच्छे से साफ कर लेंगे। दूसरा, शरीर का थोड़ा सा व्यायाम होने के बाद कपालभाति और अच्छे से हो पाता है। तो कपालभाति से पहले थोड़ा अच्छे से शरीर को आप वार्म अप कर लें। आपका नेक, शोल्डर, ट्रंक, लेग्स अच्छे से मूवमेंट होने के बाद ही आप कपालभाति को ज़्यादा अच्छे से फील कर पाएंगे। प्राणिक जो मूवमेंट होगी वो अच्छे से महसूस कर पाएंगे। अब दूसरी बात ये कि कपालभाति के लिए आपको कौन से ऐसे पोस्चर में बैठना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिले। तो दोस्तों आइडियली कपालभाति के लिए पद्मासन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी आसन होता है। लेकिन पद्मासन हर किसी के लिए नहीं है। पद्मासन में आप तभी बैठें जब आपका एंकल, आपका नी बिल्कुल सेफ फील कर रहा है, आपको किसी तरह का कोई दर्द नहीं है और आप 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल आराम से बैठ पाते हैं। तभी आप पद्मासन का अभ्यास करेंगे प्राणायाम के लिए, या फिर वैसे भी ध्यान के लिए भी अगर आपको पद्मासन में बैठना है तो सिर्फ इसी केस में बैठेंगे कि जब आपको बिल्कुल किसी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं है। अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं पद्मासन लगाने के बाद, आपके घुटनों में किसी तरह का खिंचाव या दर्द लग रहा है, तो ये एक चोट, एक इंजरी को बुलावा देने जैसा है। तो पद्मासन पर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा कि पद्मासन को कैसे बेहतर तरीके से कर पाएं जिससे कि वो पेन फ्री हो जाए और आप इसको ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाएं।
सपोज अब आप पद्मासन लगा पाते हैं और अच्छे से 15-20 मिनट तक बैठ पाते हैं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, तब आप पद्मासन में ही कपालभाति प्राणायाम को करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। अब सवाल आता होगा कि पद्मासन में बैठने पर कपालभाति करें तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं, ऐसा क्यों, बाकी किसी आसन में क्यों नहीं? तो कारण ये है कि जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो लोअर बॉडी बिल्कुल लॉक हो जाती है। जब मैं पद्मासन में बैठा हूं तो मुझे कमर को सीधी करने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। बैक बिल्कुल स्ट्रेट है अपने आप से, चाह करके भी झुक कर बैठना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, लेकिन सीधा बैठना बड़ा आसान हो जाता है। तो लोअर बॉडी आपकी बिल्कुल लॉक हो जाती है, जिससे प्राण का संचार केवल ऊर्ध्वमुखी होता है, ऊपर की तरफ प्राण आपका बढ़ता है और नीचे की तरफ नहीं जाता है। तो जब आप पद्मासन लगा लेते हैं, कमर गर्दन सीधी कर लेते हैं, तो क्या होता है, आपका स्पाइनल कॉलम मेरुदंड सीधा होने की वजह से प्राण और तेजी से ऊर्ध्वगमन करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो कपालभाति करने के मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेंगे जब आप पद्मासन लगा पाएंगे। लेकिन क्या पद्मासन नहीं लगता है तो आप कपालभाति नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तब भी कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, पद्मासन नहीं लगता है तब भी कर सकते हैं। तो अर्ध सिद्धासन में या सुखासन में आप कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पेल्विस को एलिवेट करना चाहिए, अपने हिप्स के नीचे इस तरह का एक कुशन रख के करना चाहिए। जैसे ही आप कुशन रखते हैं तो सुखासन में भी आप बिल्कुल सीधा बैठ पाते हैं, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहता है और आप ब्रॉड शोल्डर के साथ कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। इसमें भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। लेकिन अगर आप कपालभाति पद्मासन में कर पाएं तो वो बेस्ट है, ना कर पाएं तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन ये है। इसके अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह से ज़मीन में नहीं बैठ पाते हैं, तो आप बिस्तर पर बैठ के, कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। उससे भी आपको 50% तक तो लाभ मिलेंगे ही, अगर आप ब्रीदिंग को ठीक से करेंगे, जो हम आगे अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अर्ध सिद्धासन कैसे करना है? अर्ध सिद्धासन में दोस्तों आपको अपनी आपकी लेफ्ट हील का जो बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा है उसको पेरेनियम के नीचे टच करेंगे। महिलाएं हैं तो सर्विक्स के नीचे और अगर पुरुष हैं तो पेरेनियम के नीचे। ये एक ऐसा पॉइंट है जो गुदाद्वार और जननेंद्रिय के बीच में होता है। इसके नीचे जब हम अपनी हील को टच करते हैं तो क्या होता है, वहां से मूलाधार स्टिमुलेट होता है और एनर्जी अपने आप ऊर्ध्वगमन की तरफ बढ़ती है। लेफ्ट हील को पेरेनियम के पास टच करने के बाद राइट लेग को भी फोल्ड करेंगे। आप देखेंगे दोनों हील्स एक लाइन में होंगी, दोनों घुटने जमीन की तरफ, नीचे की तरफ टच हो जाएंगे। ये पोजीशन आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी आप नीचे एक तकिया या फिर फोल्डेड ब्लैंकेट, तकिया अगर ज़्यादा सॉफ्ट है तो उसको अवॉइड करिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए, पतला होना चाहिए। वो ना हो तो एक ब्लैंकेट का यूज़ कर सकते हैं। एक मोटी सी चादर को फोल्ड करके भी आप पेल्विस के नीचे रख सकते हैं, जिससे पेल्विस एलिवेट होगा और आप प्राणायाम के मैक्सिमम लाभ ले पाएंगे। तो अब हमने ये समझ लिया कि अर्ध सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन, किसी में भी हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट हो, कंफर्टेबली स्ट्रेट हो, फोर्सफुली स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। जब आप ये आसन लगा लें तो अब अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपने पहले इसका अभ्यास नहीं किया है, तो शुरुआत में आप दोनों हाथ खुले रख करके भी कर सकते हैं, घुटनों के ऊपर दोनों हाथ पलट के भी रख के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेबल रख पा रहे हैं बॉडी को तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख करके इस अभ्यास को आप करेंगे। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है, हम कई बार सांस को छोड़ने की बजाय लेने लगते हैं, उल्टा काम करने लगते हैं, जैसे कि तो ये हो गया बिल्कुल ही ऑपोजिट, यानी कि इसके आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेंगे। कपालभाति में आपको एक्टिव एक्सलेशन करना है। तो जब आप बॉडी को स्ट्रेट रख पाते हैं तो आधा काम तो आपने कर दिया, आपने आसन लगा लिया तो आधा काम आपने कर दिया। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है श्वास का। वातक्रम कपालभाति में श्वास का सही तरह से चलना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो कपालभाति में जब आप श्वास को बाहर छोड़ें, बाहर छोड़ने के समय आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये प्रक्रिया नेचुरल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। आपको फोर्सफुली अपने पेट को अंदर नहीं खींचना है, अपने पेट पर दबाव नहीं डालना है, लेकिन पेट जब अपने आप अंदर जा रहा है तो उसको जाने में सपोर्ट करना है। आप एक बार इसको देखिए, उसके बाद हम इस पर फिर से और चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से श्वास को बाहर छोड़ने पर हर एक सेकेंड आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं
और ये करते हुए आपने अपने पेट को रिलैक्स रखा है, छाती को रिलैक्स रखा है, लेकिन जब आप श्वास को फ़ोर्सफुली थोड़े से फ़ोर्स के साथ एक बलपूर्वक जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं, तो अपने आप आपका पेट अंदर की तरफ जाता है। ये तभी हो पाएगा जब आपकी कमर गर्दन सीधी है, लेकिन फ़ोर्सफुली सीधी नहीं हो, स्वाभाविक रूप से सीधी हो। ये करने के बाद ये सेंटर अपने आप एक्टिव हो जाता है, श्वास छोड़ते हुए पेट अपने आप अंदर जाता है। आपको मेन जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है कि हर एक बार जब आप श्वास को बाहर छोड़ें तो वो सेम रिदम में होना चाहिए, यानी कि ऑफ बीट नहीं जाए। श्वास छोड़ी, अगले सेकंड फिर छोड़ी, तीसरे सेकंड फिर छोड़ी, ऐसे बैक टू बैक सेम इंटरवल में आपको श्वास छोड़नी है। ऑफ बीट जाते ही क्या होगा, आपका इनहलेशन जो कि एक्टिवली नहीं पैसिवली हो रहा है वो गलत तरीके से होगा, आपकी सांस चढ़ जाएगी और आपको रुकना पड़ जाएगा। तो कपालभाति जब आप ठीक से करते हैं तो आपकी ब्रेथ इधर उधर नहीं होती है, आप आराम से कई सारे रिपीटिशन कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको 8-10 स्ट्रोक के बाद रुकना पड़ जाए, बीच में ही सांस लेने की ज़रूरत पड़ जाए, तो समझ लीजिए कि आपने उसके पैटर्न को ठीक से समझा नहीं है, कुछ तो गलती हो रही है। तो कपालभाति में आपको रैपिडली एक्सेल करने पर फोकस करना है। इनहलेशन जो है वो आपको खुद से नहीं करना है, वो अपने आप होगा, क्योंकि आप फोर्सफुली ब्रेथ को बाहर छोड़ रहे हैं और अपने आप वो श्वास अंदर आएगी। बैक टू बैक वो पैसिव इनहलेशन अपने आप होगा, आपको उसके लिए एफर्ट नहीं करना है। आपको एफर्ट करना है श्वास को रैपिडली बैक टू बैक सेम रिदम में छोड़ने के लिए एक्सेलेशन पर ही फोकस करना है। तो अगर आप पद्मासन लगा के बैठ पाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा, आपको सुपर स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ये सेंटर अच्छे से एक्टिवली काम कर पाएगा। तो अब पूरे मेथड को स्टार्टिंग से समझते हैं। आपने पद्मासन या सुखासन या अर्धसिद्धासन लगा लिया है और आप बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ पा रहे हैं। इसके बाद दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आप ऐसे रखेंगे, अपने दोनों नासा द्वारों को थोड़ा सा बड़ा करके रखेंगे तो और अच्छे से आप इसके बेनिफिट्स को ले पाएंगे। कपालभाति करते हुए आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि अपनी टंग को, जिह्वा को ऊपर तालू के ऊपर लगाकर रखेंगे, जिससे क्या होगा और ज़्यादा आप इसके बेनिफिट्स ले पाएंगे। तो तालू के साथ अपनी जिह्वा को स्पर्श करके रखेंगे, नथनों को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, कमर गर्दन सीधी करके चिन को स्लाइटली डाउन रखेंगे। इससे क्या होगा, प्राणिक मूवमेंट बड़ी कंफर्टेबल होगी, आसानी से आप इसको महसूस कर पाएंगे एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन को, और इनहलेशन के समय जो अपने आप एब्डोमेन रिलैक्स होता है उसको फील कर पाएंगे। तो अगर आपका कंट्रोल है अपने नासाद्वारों पर तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। यदि नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल करिए, लेकिन अगर आपका कंट्रोल है इस पर तो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो और ज़्यादा इफेक्टिवली आप इस वातक्रम कपालभाति को कर पाएंगे। तो नथुनों को थोड़ा बड़ा करने के बाद हेड स्ट्रेट करके स्लाइटली चिन को डाउन कर देंगे और हाफ इनहेल करेंगे, श्वास को थोड़ा सा अंदर भरेंगे, उसके बाद रैपिड एक्सेलेशन शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये करते हुए आपको ध्यान देना है कि आपका पूरा माइंड फोकस्ड होना चाहिए आपकी नोस्ट्रल्स की एंट्रेंस पर या टिप ऑफ द नोज पर, नासाग्र दृष्टि। इंटरनली अपने माइंड को यहाँ पर फिक्स रखेंगे और रैपिड एक्सेलेशन करेंगे। यदि आप बिगिनर हैं तो 1 से 1.5 सेकंड का समय लेंगे एक स्ट्रोक को करने में। यदि आप कुछ महीनों से कर रहे हैं और आपको ये करने में कोई तकलीफ नहीं होती, आप आराम से इसको कर पाते हैं, देर तक कर पाते हैं, तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। स्पीड को बढ़ाना है ग्रेजुअली, स्लोली, यानी कि यदि आप 1 से 1.5 सेकंड एक स्ट्रोक कर पाते हैं तो धीरे धीरे 1 सेकंड में एक स्ट्रोक करिए, और एडवांस लेवल पे कपालभाति करना है तो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक्स आप कर सकते हैं। यानी कि हाईएस्ट लेवल पर आप 1 मिनट में 120 स्ट्रोक्स कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बिगिनर हैं तो पहले सिर्फ 30 से 45 स्ट्रोक्स आप करेंगे। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो गई है, आप पुराने साधक हो गए हैं, तो 60 to 80 स्ट्रोक्स आप करेंगे 1 मिनट में। अगर आप वो भी आराम से अचीव कर पाते हैं, बॉडी को स्टेबल रख पाते हैं, माइंड को कॉन्सेंट्रेटेड रख पाते हैं, तो बाद में आप 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक्स यानी कि 1 मिनट में 120 स्ट्रोक्स तक कपालभाति के कर पाएंगे।
अगर आप 120 स्ट्रोक कर पाते हैं तो उसी को कंटिन्यू रखिए, उससे छेड़छाड़ मत करिए। आपको पूरे के पूरे जितने भी कपालभाति के लाभ आपने सुने हैं वो सभी आपको मिलेंगे, चाहे वो शरीर से रिलेटेड हो या फिर माइंड से रिलेटेड हो या फिर सटल बेनिफिट्स हो, सभी आपको मिलेंगे अगर आप 120 स्ट्रोक कपालभाति के बड़े आराम से सहज रूप से स्थिर बैठकर कर पाते हैं तो। लेकिन शुरुआत अगर कर रहे हैं तो हमेशा बड़े ही धीरे धीरे समझ के करेंगे ताकि आप वो लेवल तक जा पाएँ जहाँ पे आप एडवांस कपालभाति भी कर पाएँ। तो दोस्तों, कपालभाति हम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसका पता कैसे चलेगा? जैसे ही आप कपालभाति प्राणायाम करके रुकेंगे और आंखें बंद करके कुछ सेकंड बैठेंगे तो आप देखेंगे आपकी श्वास बहुत ही धीमी गति से चलेगी, बहुत ही हल्के से चलेगी। ऐसा लगेगा कि श्वास रुक ही गई है। इसे हम केवल्य कुंभक भी बोलते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वो केवल्य कुंभक नहीं है जो एडवांस मेडिटेशन वाले स्टेट में आता है। लेकिन कपालभाति हमें उसकी एक झलक ज़रूर देता है। यानी कि जब आप कपालभाति ठीक से करते हैं और जब आप रुकते हैं तो होता क्या है, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाता है। तो आपका ब्रेन आपके लंग्स को, आपके हार्ट को बोलता है कि भैया ऑक्सीजन हमें मिल चुकी है, अच्छे से मिल चुकी है, अब कुछ देर के लिए हमें और ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो श्वास की गति धीमी पड़ जाती है, बहुत हल्के हल्के श्वास चल रही होती है, बहुत मिनिमम ब्रेथ का ट्रांजैक्शन हो रहा होता है। यदि ऐसा हो रहा है और आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है, आप एकदम पीसफुल महसूस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कपालभाति के एक ही राउंड के बाद आपको फील होती हैं। यदि ये सब फीलिंग आ रही है तो आप कपालभाति बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं। आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये आफ्टर इफेक्ट है, ये बेनिफिट्स होते ही हैं और इमीडिएटली होते हैं कि आपका मन कुछ देर के लिए बिल्कुल एकाग्र शांत हो जाता है और आपकी ब्रेथ बिल्कुल ही शांत हो जाती है और बड़े हल्के से चलती है, बिल्कुल भी भारीपन नहीं होता, आपको ज़ोर ज़ोर से श्वास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन शुरुआत में समझ ना होने की वजह से, गलत करने की वजह से कई बार ऐसे होता है कि हम कपालभाति हमने किया, उसके बाद हमें सांस लेनी पड़ जाती है, तेज़ तेज़ सांस लेनी पड़ जाती है। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं छोटी छोटी कुछ गलतियां करी हैं जिसे सुधारने की ज़रूरत है। किसी अच्छे क्वालिफाइड टीचर के अंडर आप इसको प्रैक्टिस करिए। तो कपालभाति के कितने राउंड करने हैं ये बात भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कपालभाति जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो 3 से 4 राउंड ये मैक्सिमम है। लेकिन अगर आप बहुत पुराने साधक हैं, आप बड़े आराम से कर पाते हैं तो इसके 5 राउंड तक भी आप कर सकते हैं और उससे ज़्यादा भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कर सकते हैं। लेकिन 4 से 5 राउंड इनफ हो जाते हैं अगर आप 120 स्ट्रोक 1 मिनट में करने वाले साधक बन चुके हैं तो। आप बिगिनर हैं, आप 40 से 50 स्ट्रोक्स ही कर पाते हैं तो 3 से 4 राउंड आप ज़रूर करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी और आप एडवांस लेवल पे कपालभाति को कर पाएंगे। जब आप 3 से 4 राउंड कर लें उसके बाद आप 5 मिनट के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे, शांत होकर के बैठेंगे और जब आपकी श्वास चलने लगे अपने आप सामान्य रूप से उसको देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आँख नहीं खोलेंगे। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती हम लोग कई बार करते हैं कि कपालभाति करने के इमीडिएटली बाद हम आँखें खोल लेते हैं। आँखें आपको नहीं खोलनी है। कपालभाति किया, उसके बाद जब आपने देखा कि मन शांत हो गया है, श्वास बड़ी हल्के से चल रही है, एक स्थिरता सी आ गई है, उस स्थिरता में बने रहिए। जितनी देर तक हो सकता है बने रहिए। एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल शांत बैठने की कोशिश करेंगे, एफर्टलेसली उसका लाभ लेंगे। ये और ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देता है जब आप उसकी स्थिरता को बनाए रखते हैं कुछ और समय के लिए। दोस्तों, जब आप कुर्सी पर बैठकर या फिर सुखासन में, अर्ध सिद्धासन में इस प्राणायाम को करते हैं तो कुछ चांसेस होते हैं कि आप एक्स्ट्रा मूवमेंट बॉडी की करेंगे। यानी कि गलती से आप शोल्डर की मूवमेंट, नेक की मूवमेंट, स्पाइन की मूवमेंट कपालभाति करते हुए करेंगे। तो वो गलतियां आपको नहीं करनी है। ध्यान देना है कि शरीर की स्थिरता बनी रहे। जितना शरीर आपका स्थिर होगा उतना ही आप मन को भी स्थिर रख पाएंगे और श्वास को भी सही डायरेक्शन दे पाएंगे, कपालभाति ठीक से कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब ये बात समझ में आ गई कि ये बेनिफिट्स, ये इमीडिएट हमें रिजल्ट देखने को मिलता है जब हम कपालभाति ठीक से करते हैं तो एडवांस लेवल पर क्या होता है, जब आप 120 स्ट्रोक कर रहे होते हैं एक ही बार में, 1 मिनट में 120 स्ट्रोक करते हैं, तब क्या होता है दोस्तों? तब आप मेडिटेटिव स्टेट में भी जा सकते हैं। आप 120 स्ट्रोक जब करेंगे उसके बाद आप कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत और कॉन्सेंट्रेटेड अपने माइंड को यहाँ पर रखेंगे और कुछ देर बिल्कुल स्थिर बैठेंगे। आप देखेंगे कि वो फ्लो ऑफ अवेयरनेस बनने की वजह से आपकी बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी का संचार होगा और आपको लगेगा कि सिर्फ कपालभाति किया और एकदम ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ गया।
तो वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, आपका माइंड मेडिटेटिव स्टेट में भी चला जाता है कपालभाति करने से। तो कपालभाति ठीक से करने के बहुत सारे लाभ हैं। बात ये है कि आप सही प्रकार से करें, सही एनवायरनमेंट में करें, शुद्ध कर ले अपने आप को, पेट बिल्कुल खाली हो, शुद्ध कपड़े पहने हो, वातावरण अच्छा हो, कोई शोर ना हो, कोई स्मेल ना हो आसपास, पेड़ पौधों के बीच में करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कपालभाति आपके लिए चमत्कारी प्राणायाम सिद्ध होगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। फिजिकल लेवल पे अगर हम देखें तो ये मेटाबॉलिज्म को भी स्टिमुलेट करता है, आपकी जठराग्नि को बढ़ाता है, आपका पाचन तंत्र बेहतर होता है, आप खाने को अच्छे से पचा पाते हैं। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो अपने आप आपकी बॉडी में फैट बर्निंग होने लगती है। हालांकि फैट बर्निंग के लिए आपकी बॉडी में मसल टोन भी अच्छी होनी चाहिए, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए अगर आपका गोल फैट कम करना है तो। लेकिन कपालभाति भी काफ़ी अच्छा रोल निभाता है फैट बर्न करने में, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्राणायाम है। तो दोस्तों, हो सकता है मुझसे कुछ इस वीडियो में छूटा हो, तो हम कभी और किसी और वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। एक वीडियो मैंने और अपलोड की है कि कपालभाति में कौन-कौन सी गलतियाँ होती हैं, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। अगर आप वो गलतियाँ करते हैं तो उसे सुधार लेंगे, तो और अच्छे से आप इस प्राणायाम को कर पाएँगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर देना ताकि हमारी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। वीडियो को अंत तक बड़े आराम से देखने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।